तो हेलो एवरीवन, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। बट बिफोर दैट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं बेस्ट क्रैश कोर्स यूट्यूब पर आने वाला है। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कौन स्टार्ट कर रहा है? शाम को 6 बजे अंकित सर, और 9 बजे, रात के 9 बजे पंकज शर्मा सर का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। अंकित सर स्टार्ट कर रहे हैं टीओसी, पंकज सर स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग के लिए ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आराम से देखिए। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है जी। तो क्रैश कोर्स के बारे में अगेन, अगर आप गेट 2026 या 27 के एस्पिरेंट हैं, नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट ₹5,999, अगेन विद अ फ्लैट 60% ऑफ एंड गेट एश्योर ऑफर भी है। ठीक है, इसके लिए आप कोड लगा सकते हैं अनलॉक, या मेरा कोड भी लगा सकते हैं, और मेरा कोड है प्रो गुरु, PROGURU, प्रो गुरु। सर क्रैश कोर्स बैच फॉर गेट ESE एंड PSU 2026 DSAI, जिसका प्राइस है 3499, और इसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड आपको लगाना है बच्चा लोग, वो कोड लगाना है अगेन प्रो गुरु, जो कि मेरा कोड है प्रोग्रामिंग गुरु। शिक्षा बैच फॉर गेट एंड PSU 2027 CSIT स्टार्ट हो चुका है। अभिषेक सर ने स्टार्ट किया है शाम को 6:30 बजे से। फाउंडेशन बैच 2028 वाले बच्चों के लिए 31 अक्टूबर से अगेन स्टार्ट हो चुका है। अभिषेक सर ने डिजिटल लॉजिक ले रहे हैं शाम को 6:30 बजे। अगेन जो कोड आपको यूज करना है वो है प्रो गुरु। आचार्य बैच, जो कि LT ग्रेड एग्जाम के लिए हम लोगों ने चलाया है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत सिलेबस हो भी चुका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्योंकि जो सिलेबस हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएंगी, बाकी के आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो आचार्य बैच का जो ऑफर प्राइस है वो है 2499, और ये ऑफर प्राइस आपको मिलेगा इस कोड के बाद। प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है, जो कि मेरा कोड है ना। एलिवेट बैच, अगर आप पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, CS, एल्गो, C++, STL, कोडिंग प्रॉब्लम्स, देन आप एलिवेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड बच्चा लोग आप लोगों को लगाना है वो है प्रो गुरु। ये रावण टाइप का जो आदमी है, ये मैं ही हूं, है ना। आराम से एयर लर्न। सर अगर हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बेस्ट ऐप है एयर लर्न। 25+ लैंग्वेजेस, प्रैक्टिकल लर्निंग, टॉप रेटेड, ट्रस्टेड बाय 2 मिलियन+ लर्नर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज मेड इन इंडिया। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमीज लेटेस्ट ऐप फॉर लैंग्वेज लर्निंग। मजा आ जाएगा। मीट योर फ्रेंड उना, आप सारे लोग जानते हैं AI का जमाना है ना। वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरीज, सो यू कैन टॉक टू उना योर फ्रेंड। लक्ष्य बैच, जो कि PYQs एंड टेस्ट सीरीज के लिए है, चल रहा है ऑलरेडी। प्राइस है 999, और ऑफर प्राइस के लिए जो कोड आपको लगाना है, बेसिकली कोड जो आपको लगाना है वो लगाना है प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट, जो कि मेरा कोड है। अगेन DSAI का मटेरियल के लिए, DSAI के मटेरियल के लिए ये जो बुक्स हैं, 5 एसेंशियल मॉड्यूल्स, अगेन व्हाट इज द प्राइस सर? 999, दैट इज 999। ठीक है। सेलिब्रेट गेट 2025 टॉपर्स रैंक, तो ये जो ऑफर है वो टॉपर्स के लिए है। रैंक के हिसाब से स्पेशल डिस्काउंट होगा। एक्चुअली ऑफर नहीं है, ये तो डिजर्व करते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क करके ये रैंक अचीव की है। ठीक है। अनअकैडमी आइकॉनिक प्लस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस? सर आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहा हूँ, पढ़ाई भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, कहीं कहीं मैं स्टक हो जाता हूँ। कभी कभार मुझे ये नहीं समझ में आता कौन सा सब्जेक्ट करूँ, रिवीजन कैसे करूँ, जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको रिवाइज ज़्यादा करता रहूं या नए सब्जेक्ट पर काम करूं, क्या प्लान होना चाहिए, अब 2 महीने रह गए हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करनी है नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, जो कि आइकॉनिक बैच में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो
नॉलेज में इन्वेस्टमेंट से डरिए मत, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, देन वीडियो दोबारा प्ले कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा, बट लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सर ये ऑपरेटर्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, इक्वल टू। दैट मीन्स हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी एसोसिएटिविटी क्या है। तो उसके लिए अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुमाज रिबेल्टेक। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है, देन इट इज पुमाज, सॉरी, रिबेल्टेक। कोई छूट जाएगा तो देख लेंगे, अभी इनकी जरूरत हमें है नहीं। दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने याद रखने के लिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स यहाँ पर है मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एस फॉर शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। आर से दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल में भी चार जो ऑपरेटर्स होते हैं इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, और इक्वलिटी जो ऑपरेटर होते हैं, दैट इज इन दो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी इन चार से कम होती है। देन हमारे पास आते हैं बिटवाइज। देखिए दो बिटवाइज तो यहां पर कवर हो गए। अब अगर बिटवाइज की मैं बात करूं, अगर बिटवाइज की हम बात करें तो अगेन देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी। अब सेपरेट कैटेगरी है, दैट मींस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बिटवाइज। अब बिटवाइज में भी क्या है, बिटवाइज में बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, और इन दोनों के बीच में एक्सऑर है, ठीक है। तो ये हो गया बिटवाइज। एल, एल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल एंड, देन लॉजिकल और, एंड जो लॉजिकल नॉट होता है वो यूनरी में कवर अप हो जाता है। लॉजिकल नॉट जो होता है वो यूनरी में कवर अप हो जाता है। रिबेल टेक, टी से टर्नरी ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड फाइनली कॉमा ऑपरेटर। तो लीस्ट जो प्रायोरिटी होती है सी प्रोग्रामिंग में, सबसे लीस्ट जो प्रायोरिटी होती है बच्चे, वो होती है कॉमा ऑपरेटर्स की। किसकी होती है? कॉमा ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दैट्स कॉमा ऑपरेटर। तो ये हमारी प्रायोरिटी का हिसाब किताब है। एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। पुमाज रिबेल्टेक, हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, यूज करते करते चीजें आ जाती हैं। बट फिर भी कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है ना, आसानी से याद हो सकता है सारे लोगों को। तो दैट मीन्स अब प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है ना। तो पता नहीं आप कहां से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं होता कौन पहले एवेल्युएट होगा। प्रायोरिटी का मतलब होता है हाउ टू पैरेंथेसाइज एन एक्सप्रेशन। प्रायोरिटी का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी, समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 8 इंटू 4 डिवाइड 2। तो अब ये 4 मल्टीप्लाई के साथ भी एसोसिएटेड है, डिवाइड के साथ भी। तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि किसके साथ जाएगा, ये किसके साथ जाएगा या ब्रैकेटाइज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 4 डिवाइड के साथ जाएगा मल्टीप्लाई, सर प्रायोरिटी तो दोनों की सेम होती है। अब पिक्चर में आया एसोसिएटिविटी, क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन इस तरीके से पैरेंथेसाइज होगा। देखो अगर एक्सप्रेशन पैरेंथेसाइज हो गया तो उसे 5वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। अरे प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैंने एक एक्सप्रेशन इस तरीके से 5वीं क्लास के बच्चे को दे दूं, वो भी कर देगा। तो अब प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट कहां बचा? प्रायोरिटी तो यहां तक है कि हाउ टू पैरेंथेसाइज, या एक ऑपरेंड अगर दो ऑपरेटर के साथ अटैच है तो किस ऑपरेटर के साथ वो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी गुटका छाप बुक आपने किताब दिमाग में भर रखी है उसे निकाल दीजिए, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट मींस अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए ये तो सारा कुछ ब्रैकेटाइज है, ठीक है। दैट मींस हमें बात करनी है एक्सॉर और,
तो बिटवाइज एक्सॉर की प्रायोरिटी ज्यादा है या और की? सर बिटवाइज एक्सॉर की प्रायोरिटी ज्यादा है। दैट मींस ये टी एक्सॉर के साथ जाएगा, ये टी एक्सॉर के साथ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, ये टी एक्सॉर के साथ जाएगा। दैट मींस कैन आई ब्रैकेटाइज दिस लाइक दिस? हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन ब्रैकेटाइज इट लाइक दिस। दैट मींस फॉर दिस बिटवाइज और हमें ये सॉल्व करना है। इस बिटवाइज और के लिए सबसे पहले ये सॉल्व करना है। दैट मींस फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन जी बिटवाइज एंडिंग विद ए। अब जी क्या है सर? ये तो करेक्टर है। ये क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर। दैट मींस यहां पर क्या यूज होगा? इनकी एस्काई वैल्यू यूज होगी। तो क्या हम कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू जानते हैं? जी हां, हम कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू जानते हैं, दैट इज 65। तो बी सी डी ई एफ जी, तो आराम से देखिएगा 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। दैट मींस ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बन गया 71 बिटवाइज एंडिंग विद 65। अब एक बात बताइए, क्या आप इनकी बुलियन वैल्यू निकालें? क्या आप इनकी बाइनरी वैल्यू निकालेंगे फिर एंड करेंगे? नहीं यार, समझो, अगर मेरी इस सीरीज से आपको ये चीजें आसान नहीं लगी तो फायदा ही क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड का मीनिंग होता है, एंड का मीनिंग होता है दोनों में ट्रू, है ना, मतलब ट्रू एंड ट्रू। बेसिकली एंड अगर आपने देखा हो, एंड का मतलब साइमल्टेनियसली ट्रू, हिंदी का और। तो 671 कैसे बना होगा सर? 64 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। 65 कैसे बना होगा? 65 बना होगा 64 और 1 से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड का मीनिंग है जहां दोनों अवेलेबल हैं। तो 64 एंड 1, दैट मींस इसकी एंड करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 65। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ये चीज समझ में आई या नहीं, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपके लिए 200 300 क्वेश्चन लगभग लेके आया हूं। मतलब धीरे 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 आई विल कवर ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन ओनली ऑन सी प्रोग्रामिंग, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाए। ठीक है, दैट मींस हमें यह समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू आ गई 65। अब 65 बिटवाइज ऑरिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, और एक ब्रैकेट लगा हुआ है जहां पर हम कह रहे हैं टी एक्सॉरिंग ये पूरा। दैट इज, अब हम इस अंदर की बात कर लेते हैं। ई लॉजिकल एंड प्रिंटफ पंकज, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो, है ना, आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि टाइम लगेगा, तो हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश मत करिएगा। आई एम नोन फॉर एक्सप्लेनेशन, है ना। एंड प्रिंटफ पंकज और प्रिंटफ CS, ठीक है। हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं और भी परोसे जा रहे हों ये कह के कि उनके क्वेश्चंस हैं ठीक है, हाँ, सब लोग इन्हीं क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि जब बच्चों तक पहुंचने ही हैं तो सही रिसोर्स से क्यों ना पहुंचे। ठीक है, चलिए आराम से देखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, दैट दिस वैल्यू इज 65, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे ये सॉल्व करना है ये पूरा, क्या पहले सॉल्व होगा? सर एक्सॉर के लिए फर्स्ट ऑपरेंड तो ये रहा, फर्स्ट ऑपरेंड, इसको बाद में देखेंगे। दैट मींस जब फर्स्ट ऑपरेंड के साथ साथ सेकेंड ऑपरेंड जब तक अवेलेबल नहीं होगा ऑपरेशन तो नहीं हो सकता। दैट मींस वी नीड टू सॉल्व दिस। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आराम से देखते हैं। फिर से हमने कहा ई बिटवाइज, सॉरी, लॉजिकल एंडिंग प्रिंटफ PANKAJ और printf CS। अब सोचिए कहानी ये है कि एंड की प्रायोरिटी ज्यादा या और की? लॉजिकल एंड की, अभी हमने देखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए इस प्रिंटफ को देखिए, ये प्रिंटफ एंड के साथ भी जा सकता है और के साथ भी जाएगा। किसके साथ जाएगा? इसी को प्रायोरिटी कहते हैं। दैट इज वाई ये प्रिंटफ इस एंड के साथ जाएगा। दैट मींस यू नीड टू ब्रैकेटाइज इट लाइक दिस वे। ओके, अब जब आपने इसको इस तरीके से ब्रैकेटाइज कर लिया, अब आराम से समझिएगा लॉजिकल एंड क्या कहता है। क्या यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए या ये पता होना चाहिए नॉन जीरो या जीरो? सर सिर्फ ये पता होना चाहिए नॉन जीरो या जीरो। हम इतना तो जानते हैं कि ई का स्काई कोड जीरो नहीं होता, क्योंकि स्काई कोड जीरो सिर्फ नल का होता है। दैट मींस मुझे ये चीज समझ में आई दैट इट इज ट्रू
एंड दैट मीन्स नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला प्रिंटफ चलेगा। दैट मीन्स आउटपुट में सबसे पहले अब तक जो प्रिंट होगा वो होगा पंकज, और क्योंकि प्रिंटफ की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है नंबर ऑफ सिंबल्स करेक्टली डिस्प्लेड ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन। तो यहां पर 6 सिंबल डिस्प्ले हुए हैं, दैट इज वाई इसकी वैल्यू होगी 6। अब ई मतलब देखिए ट्रू मैंने लिख दिया था, बट ई की वैल्यू क्या होगी आप सारे लोग यहां से जानते हैं, 69। ठीक है, तो बेसिकली ट्रू एंड ट्रू, सो कैन आई से दिस वैल्यू इज 1। ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। अब समझते हैं 1 ऑरिंग विद प्रिंटफ CS। नाउ याद कीजिएगा, there is something called as short circuit evaluation। there is something called as short circuit evaluation। लॉजिकल और ये कहता है कि अगर मेरा एक भी ऑपरेंड, एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू, माई आंसर इज ट्रू एंड द वैल्यू इज 1। क्योंकि जब पहला ऑपरेंड ही 1 है, क्या ये इवैल्यूएट होगा? नहीं। एंड द एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन की अब वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है 1। दैट मीन्स अब हमारे पास, यहां से देखिए अच्छे से, हमने लिखा a इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके आ गया था 65, बिटवाइज ऑरिंग t एक्सॉरिंग 1। ये है हमारे पास अब तक की वैल्यू जिस पर हमें फोकस करना है। ये है हमारे पास अब तक की वैल्यू। प्लीज एवरीवन मस्ट फोकस। तो हमने कहा ठीक है, a इज इक्वल टू 65 बिटवाइज और t एक्सॉर 1। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। सर निकाल लेते हैं भैया, a की वैल्यू है 65, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। प्लीज चेक। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 एंड 84। दैट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट टर्न्स आउट टू बी 84 एक्सॉरिंग 1। अब फिर से समझिए, एक्सॉरिंग का मतलब क्या होता है? एक्सॉरिंग ये कहता है जहां डिफरेंट बिट हैं वहां पर 1 आ जाता है और सेम बिट में 0 हो जाता है। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 84, प्लीज अंडरस्टैंड, आई डोंट नो 84 कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट क्योंकि ये इवन है, मुझे ये पता है कि इसका लास्ट का बिट 0 होगा। 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 में सारे के सारे बिट 0 होंगे और ये वाला बिट 1 होगा। तो जब आप एक्सॉरिंग करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली यहां जो कुछ है वो एज इट इज आ जाएगा, एंड लास्ट का सिंबल 1 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू? सर वैल्यू आएगी 84 प्लस 1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ये कहा कि 84 में 1 नहीं था और 1 में 1 है, तो एक्सॉरिंग के हिसाब से इसका रिजल्ट आ जाएगा 85। एक्सॉरिंग के हिसाब से इसका रिजल्ट आ जाएगा 85। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 65 ऑरिंग 85। अब 65 क्या है? 64 और 1 से मिलके बना है। 85 क्या है? 85 है 64 प्लस, आई होप 16 प्लस 4 प्लस 1। अब जब आपने कहा और का मीनिंग क्या है? और का मीनिंग है एक तरीके से यूनियन। तो अगर ऐसा समझो कि ये दो सेट हैं तो यूनियन में कौन कौन आएगा? 64 आ गया, 1 आ गया, 16 आ गया, 4 आ गया, दैट मींस 85। दैट मींस ए की वैल्यू क्या आई? 85। तो अभी तक क्या प्रिंट हो चुका था? पंकज प्रिंट हो चुका था, ए की वैल्यू आई 85, तो ये प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा? 85। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरी तरफ से। कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे बेहतरीन लग रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन कैसा था। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत मेहनत करके, है ना, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो जस्ट कमेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, एंड दैट इज माय प्रॉमिस। जो मैंने कहा है कि सारी आप चाहें तो इन सारे क्वेश्चंस को
स्पेशल क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट यहां पर मैं प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को दे रहा हूं। एक साल, इस पूरे साल में मैंने बच्चों को जो क्वेश्चंस कराए हैं वो अब सारे बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे यही कहूंगा प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आपको लगे कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है या हमसे हो चुका है, देन ओनली वीडियो दोबारा से प्ले करिएगा एंड आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का, दैट व्हाट इज द आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आप सारे लोग कर चुके होंगे। अब देखिए यहां जो खेल है वो है टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है समझते हैं। टर्नरी ऑपरेटर 3 एक्सप्रेशन लेता है, एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, कोलन, एक्सप्रेशन 3। अब देखो जब हम कहते हैं ऑपरेटर, तो हर ऑपरेटर की एक वैल्यू होती है, एक आउटपुट होता है ना। तो ये टर्नरी ऑपरेटर 2 सिंबल से मिलकर बना है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, लेकिन ये टर्नरी है, 3 ऑपरेंड लेता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। कभी कभार मैं इसको ऐसे भी कहता हूं, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन समझने के लिए आप कैसे भी एक तरीके से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होता है, एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा। अब इवैल्यूएट होगा तो या तो ये नॉन जीरो आएगा या जीरो आएगा। सो इफ एक्सप्रेशन 1 इज नॉन जीरो, या मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ट्रू है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाती है। बट लेकिन किंतु परंतु अगर एक्सप्रेशन 1 जीरो है या फॉल्स है, देन इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो जाती है। दैट इज द ओनली थिंग जो कि हमें टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ाई जाती है। लेकिन अभी चीजें क्या हो रही हैं, यहां पर नेस्टिंग हो रही है टर्नरी ऑपरेटर की। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, आपको 2 चीजें समझनी है। ठीक है, पहली चीज मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन वैलिड है और कोई एरर अभी आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो हमें राइट टू लेफ्ट, देखो हर कोलन, हमें राइट टू लेफ्ट कोलन और क्वेश्चन मार्क की पेयरिंग करनी है। मैं इसको और आसानी से भी पढ़ा सकता हूं, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, जल्दबाजी में ना क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, और इतनी जल्दी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हलवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हलवा क्वेश्चन आप पहले भी बहुत सारे कर चुके होंगे। ठीक है, तो पहले समझो, पहले हम क्वेश्चन मार्क और कोलन का पेयरिंग कर देते हैं। तो हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे, हर कोलन अपने से नियरेस्ट क्वेश्चन मार्क के साथ अटैच होगा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क के साथ एक ही कोलन अटैच हो सकता है। दैट इज वाई, सुनिए, राइट टू लेफ्ट हर कोलन अपने से नियरेस्ट फ्री वाले क्वेश्चन मार्क के साथ अटैच होगा। ठीक, इसको दिखा देता हूं एक बार, जस्ट अ मिनट, लेट मी कॉपी इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो हमने कहा राइट टू लेफ्ट, देखिए ये आया क्वेश्चन कोलन इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, मैंने कलर चेंज किया। ओके, अब देखिए ये वाला, तो ये जो कोलन है वो इस वाले के साथ अटैच होगा। आई होप यस। ठीक है, अब आप आगे बढ़े, देखिए कोलन कोलन, ये वाला नियरेस्ट वाले, देखिए फ्री तो ये भी था, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे ये कोलन इसके साथ, हर कोलन अपने से नियरेस्ट, तो ये इससे नियरेस्ट तो ये वाला हुआ ना। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला किसके साथ अटैच होगा, इस वाले के साथ। इज दैट ओके? क्या मेरे से कोई एक कोलन मिस हो गया है? आई होप इज देयर सम कोलन? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जस्ट अ मिनट, दोबारा से देखिए, मेरे से एक कोलन शायद मिस हो गया था। तो राइट टू लेफ्ट हमने कहा ये इस वाले के साथ अटैच हो गया। ओके, ये इस वाले के साथ अटैच हो गया। ठीक है, देन हमने ट्राई किया, हमने कहा ठीक है आप इसके साथ अटैच हो गए। देन हमने कहा कि भैया ये वाले के साथ ये अटैच हो गया।
एंड फाइनली ये वाला इसके साथ अटैच हो गया। प्लीज ट्राई टू फोकस, सारे लोग यहां फोकस करना। सॉल्व लेफ्ट टू राइट ही होगा, दैट मींस अगर इस सॉल्व लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो पहला क्वेश्चन मार्क तो ये है ना, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन वन हो गया ये, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन वन सॉल्व होगा। लेकिन बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, जो कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन टू क्या होगा। एक्सप्रेशन टू होता है क्वेश्चन मार्क से कोलन के बीच का। दैट मींस यहां से लेके, दैट मींस 0 से लेके 2021 तक, इस 0 से लेके 2021 तक, कैन आई से दिस इज एक्सप्रेशन टू फॉर दिस क्वेश्चन मार्क, और आगे का सब कुछ एक्सप्रेशन थ्री है। प्लीज कमेंट करिएगा यस और नो, और ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 यस सर नो सर, क्वेश्चन नंबर 2 यस सर नो सर, फटाफट भेजिए। फटाफट से भेजिए। आई होप आपने कर दिया होगा कमेंट, ठीक है। तो पहले क्या होगा सर, ये सॉल्व होगा। अब आप मुझे बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स। सर बिकॉज दिस इज फॉल्स, बिकॉज दिस इज फॉल्स, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन थ्री के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फोकस करिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब हमें इसकी नीड है क्या किसी की भी? नहीं सर। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट मीन्स नाउ अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये बच गया, सिंपल एज दैट। ठीक है, अटैच कर रहा हूं एक बार फिर से, आपको शायद याद ही होगा, वैसे तो सभी लोगों को अच्छे से याद होगा कि ये वाला इसके साथ था, ठीक है, एंड कमिंग टू दिस, ये इसके साथ अटैच था, ठीक है। तो अब कहानी क्या रह गई, एक्सप्रेशन वन। अब देखिए एक्सप्रेशन वन क्या है, एक तरीके से आपने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10 और printf % d 12 लेस देन इक्वल टू 11 क्वेश्चन मार्क, आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है प्लीज प्लीज फोकस करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन वन तो यही होगा हमेशा, यस, इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन वन ये हो गया, एक्सप्रेशन टू यहां से लेके यहां तक का हो गया, एंड दिस विल बिकम एक्सप्रेशन थ्री। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन वन सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वन को सॉल्व करते हैं, आइए एक्सप्रेशन वन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा 7 ग्रेटर देन 10 ऑरिंग विद printf %d 12 लेस देन इक्वल टू 11। बताइए कैसे सॉल्व होगा। पुमाज रिबेल्टेक क्या कहता है, पुमाज रिबेल्टेक आर, दैट मींस ये 10 रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये इस तरीके से पैरेंथेसाइज होगा। दैट मींस इस और के लिए फर्स्ट ऑपरेंड है 7 ग्रेटर देन 10। कैन यू टेल मी 7 ग्रेटर देन 10? सर ये फॉल्स है, दैट इज वाई इसका रिजल्ट आ गया 0 ऑरिंग विद printf %d 12 लेस देन इक्वल टू 11। अब आराम से देखिएगा, दैट मींस हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, व्हाट इज द वैल्यू 12 लेस देन इक्वल टू 11, रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा 0 या 1 होता है। बिकॉज दिस इज फॉल्स, इसका रिजल्ट आएगा 0 और ये printf 0 प्रिंट करेगा। बट लेकिन किंतु परंतु अगर मैं पूछूं इस printf ने कितने सिंबल प्रिंट किए, हाउ मेनी सिंबल इट प्रिंटेड, हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रिंटेड, 1 सिंबल इज प्रिंटेड, तो इस printf की वैल्यू क्या होगी, इस printf की वैल्यू होगी 1, and that is why 0 ORing with 1, the result is 1 which is non-zero, which is true. that is why इस एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू हो गई ट्रू। प्लीज अंडरस्टैंड। और हमने क्या देखा है कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो एंटायर एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाती है। दैट मीन्स
प्लीज फोकस। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से ना तो हमें एक्सप्रेशन 3 की नीड है ना एक्सप्रेशन 1 की नीड है। प्लीज फोकस। दैट मीन्स नाउ कैन आई से दैट result is equal to only this part, that is printf cs not is equal to printf it question mark 2025 कोलन 2024। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बस इतना बचा है। अब मुझे बताइए इसमें इस क्वेश्चन मार्क एक कोलन, तो एक्सप्रेशन 1 हो गया ये, एक्सप्रेशन 2 हो गया ये, और एक्सप्रेशन 3 हो गया ये। अब ये कैसे वर्कआउट करेगा सर? पहले प्रिंटएफ चलेगा। देखिए नॉट इज इक्वल टू के लिए पहला ऑपरेंड है प्रिंटएफ सीएस, दैट मींस सीएस प्रिंट हुआ। अब प्रिंटएफ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसने दो सिंबल प्रिंट किए हैं, दिस बिकम 2 नॉट इज इक्वल टू। अब सेकंड ऑपरेंड चलेगा विच इज आईटी। अब आईटी में भी दो ही सिंबल थे, इसीलिए ये हो गया 2 नॉट इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताइए व्हाट इज 2 नॉट इज इक्वल टू 2? इज इट ट्रू और फॉल्स? सर इट इज फॉल्स, एंड बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस पूरे की वैल्यू 2024 हो जाएगी। दैट मींस रिजल्ट के अंदर क्या आ गया? 2024। एंड फाइनली बिकॉज यू आर प्रिंटिंग द रिजल्ट, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है? 2024। तो आपसे पूछा था कि भैया आउटपुट क्या है, तो आउटपुट क्या होगा? 0 CSIT 2024, 0 CSIT 2024। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हुए हैं मात्र अभी आधा घंटे में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको उस लेवल का दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ आपने मुझसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको नॉलेज भी हो जाएगी एज वेल एज क्वालिटी क्वेश्चंस भी आपके पास हो जाएंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। किसी भी टेस्ट सीरीज से मैच करा लीजिएगा लेवल, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये वीडियोस देखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज फोकस करिएगा, सारे लोग फोकस करिएगा। हाउ कैन वी डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का सभी लोग, इफ पॉसिबल। देखिए पहले एक चीज समझते हैं कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है लाइक d इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 कॉमा एक्सप्रेशन 2 कॉमा एक्सप्रेशन 3, तो ये इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कॉमे की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे लास्ट होती है, तो इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू की प्रायोरिटी ज्यादा है, कॉमे की बाद में है। दैट मींस अगर मैं पूछूं ये एक्सप्रेशन 1 कॉमे के साथ जाएगा या इक्वल टू के साथ, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? हाउ टू पैरेंथेसाइज, एक ऑपरेंड किस ऑपरेटर के साथ जाएगा। दैट मींस सर क्योंकि इक्वल टू की प्रायोरिटी ज्यादा, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस वे। यस, काम हो गया डन। अब वापस आइए क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन में d इज इक्वल टू ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन और ये तीसरा एक्सप्रेशन। दैट मींस सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं, आराम से देखिएगा, अपने वेरिएबल्स पर। तो वेरिएबल्स में मेरे पास a है जिसके अंदर वैल्यू 1 है, मेरे पास वेरिएबल b है जिसके अंदर वैल्यू 5 है, मेरे पास वेरिएबल c है जिसके अंदर वैल्यू 3 है, और d है जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू है एज ऑफ नाउ। तो सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा, वी हैव a स्टार इज इक्वल टू b प्लस 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 a लेफ्ट शिफ्ट c माइनस माइनस। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ओवरऑल इस तरीके से लिख सकता हूं, b प्लस a लेफ्ट शिफ्ट c, एंड आफ्टर दिस एक्सप्रेशन b विल बी इंक्रीज्ड बाई 1 and c will be decreased by 1. प्लीज अंडरस्टैंड कि सिंगल एक्सप्रेशन 3 एक्सप्रेशन में डिवाइड हो गया, टूट गया। एक तरीके से चीजों को आसान करने के लिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं भैया।
दैट मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी जो कि यूज होगी 5 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, लेफ्ट शिफ्ट करो 3। अब देखो प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर की ज्यादा होती है तो ये इस तरीके से ब्रैकेटाइज होगा, तो आप कह रहे हो 6 लेफ्ट शिफ्ट 3, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू, अरे a स्टार इज इक्वल टू 6 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज 6 इंटू 8 48। a की वैल्यू हो गई 48। नहीं सर a की वैल्यू 48, हाँ a स्टार इज इक्वल टू 48 दैट मीन्स a इज इक्वल टू a इंटू 48 और a क्योंकि 1 था तो इसकी वैल्यू हो गई 48, 1 इंटू 48। ठीक है, नाउ b इज इक्वल टू b प्लस 1 की वजह से ये हो गया 6, c इज इक्वल टू c माइनस 1 की वजह से ये हो गया 2। ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अच्छा लेकिन अभी के हिसाब से क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई 48, कहना इसे d के अंदर वैल्यू चली गई 48, कहना इसे d के अंदर वैल्यू चली गई 48। देखिए ये वाली बात कह रहा हूं, ये वाली, बिकॉज एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू 48 है, दैट इज व्हाई d के अंदर वैल्यू चली गई 48। अब आप कह रहे हो प्रिंट करो b एंड c, तो इस प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया होगा, इस प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया होगा, देखो ये पहला प्रिंटफ है जो प्रिंट होगा और ये प्रिंट करेगा 6 2। अब फिर आपने कर दिया प्लस प्लस ए, व्हाट डज दैट मीन, प्लस प्लस ए, भाई ये तो अपना काम करेगा, दैट मीन्स 49, ए की वैल्यू हो गई 49। ठीक है, अब आप कह रहे हो प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 49, आई होप यस, एंड देन डी की वैल्यू विच इज 48। अब आपसे देखो सवाल पूछ रहा है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज प्रिंटेड, तो देखो यार 49 और 48, 49 और 48, आई होप 97 तो ये हो गया और 97 प्लस 8, 97 प्लस 8, आई होप द आंसर वुड बी 105। प्लीज चेक कर लीजिएगा, 49 48 50 ये हो गया, 55 ये हो गया, दैट इज 105 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम साइज ऑफ ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर, देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर, सर साइज ऑफ अकेला ऐसा ऑपरेटर है जो कंपाइल टाइम पर काम करता है, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पर काम करता है। अच्छा सर साइज ऑफ यूनरी ऑपरेटर है, दैट मीन्स सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। अब अगर ये यूनरी ऑपरेटर है, अगर ये यूनरी ऑपरेटर है तो इसके ऑपरेंड क्या क्या हो सकते हैं, अभी उसकी बात करेंगे। एक्चुअली साइज ऑफ रिटर्न क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है साइज रिटर्न करेगा, दैट मीन्स बाइट्स में साइज रिटर्न करेगा। अब एक बात सोचिए, क्या किसी का साइज नेगेटिव हो सकता है, नहीं सर, दैट मीन्स साइज ऑफ का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, साइज ऑफ में अनसाइंड इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि साइज ऑफ को हम क्या क्या दे सकते हैं। मान लीजिए मैं साइज ऑफ से कहता हूं साइज ऑफ 4, तो बेसिकली मैं साइज ऑफ से क्या कह रहा हूं, मैंने साइज ऑफ को एक कांस्टेंट दिया और वो कांस्टेंट किस टाइप का है, इंटीजर कांस्टेंट। तो अगर मैं ये कहूं कि इंटीजर 4 बाइट का है, इफ आई अज्यूम दैट इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स, then what is the answer of this, the answer of this is 4। for example अगर मैं आपसे कहता हूं साइज ऑफ 2, अगेन द आंसर इज 4, मैंने इसलिए किया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि 4 का आंसर 4 है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कैरेक्टर 1 बाइट का है एंड इफ आई राइट कैर ch, और मैंने कहा साइज ऑफ वेरिएबल ch, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है 1। आउटपुट से मेरा मतलब अभी मैंने परसेंटेज डी नहीं लगाया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा सर दैट मीन्स साइज ऑफ को हम कोई कांस्टेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, हम एक वेरिएबल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर क्या हम साइज ऑफ को कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बिल्कुल आप एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन सर आपने तो कहा कि कंपाइल टाइम पर, दैट मीन्स वो इवैल्यूएट होगा या नहीं होगा, तो समझना पड़ेगा कि इवैल्यूएट होगा नहीं होगा, वो सोचने वाली बात है। अब अगर आपने ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़ा है तो देखो कैसे ये चीज वर्क होगी। सर हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हाउ कंपाइलर विल अंडरस्टैंड
कि इंट प्लस इंट, और हमने क्या पढ़ा है कि ऑपरेटर का रिजल्ट या ऑपरेटर का टाइप किस पर डिपेंड करता है, ऑपरेंड के टाइप पर। तो इंटीजर और इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर होगा। तो बेसिकली कंपाइलर को इसको इवेल्युएट नहीं करना है, बट समहाउ कंपाइलर को समझ में आया कि आप पूछ रहे हो व्हाट इज द साइज ऑफ इंट, अगर साइज ऑफ इंट 4 बाइट है तो इसका रिजल्ट भी 4 होगा। लेकिन क्या ये इवेल्युएट होगा? नहीं। यहां पर ये चीज अच्छे से आपको समझने वाली है। दैट मीन्स ठीक है, लिटरल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। सर साइज ऑफ से सीधे सीधे कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या, साइज ऑफ सम डेटा टाइप? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑपरेंड साइज ऑफ के लिए जो ऑपरेंड हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? सर इट कुड बी अ डेटा टाइप लाइक इंट, ये कोई डेटा टाइप हो सकता है जैसे आपने इंट लिखा। इट कुड बी अ लिटरल और यू कैन से कांस्टेंट, बिल्कुल हो सकता है। इट कुड बी एनी एक्सप्रेशन जैसे हमने लिखा 4+2, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इट कुड बी एनी वेरिएबल जैसे हमने लिखा साइज ऑफ ch। तो ऑपरेंड इसके लिए इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है और हम जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी बाइनरी ऑपरेटर्स से ज्यादा होती है, तो अब एक और सवाल उत्पन्न होता है, और वो सवाल क्या है? सर मान लीजिए मैं लिखता हूं प्रिंट एफ %d कॉमा साइज ऑफ 4, 4 नहीं लिखता अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सर अभी बिल्कुल अभी आपने बताया कि अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 4। बिल्कुल ठीक है। बट सवाल ये है कि सर ये जो पैरेंथेसिस आप ऑपरेंड के साथ लगा रहे हो, इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड पैरेंथेसिस? दैट मीन्स सर अगर मैं ये करता हूं तब क्या आउटपुट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दैट मीन्स पैरेंथेसिस मैंडेटरी नहीं है, ऐसा है क्या? देख लेते हैं। आपने कहा ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ओके, फर्स्ट वन इज ओके। सेकंड देखते हैं। मान लीजिए आपने लिखा, मान लीजिए कहीं आपने लिखा इंट ए, इसमें अभी कुछ वैल्यू नहीं डाल रहे, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ए इज इक्वल टू 6 एंड देन आपने लिखा printf %d कॉमा साइज ऑफ विद इन पैरेंथेसिस ए। अब ये तो वही सवाल है बिल्कुल ऊपर वाले जैसा, क्योंकि आपने कहा साइज ऑफ ए और ए का टाइप इंट है, दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 4। लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि पैरेंथेसिस मैंडेटरी है या नहीं। आपने कहा कि मैं तो बिना पैरेंथेसिस के प्रिंट करा के देखूंगा या देखूंगी। अगेन नो प्रॉब्लम एट ऑल, द आउटपुट वुड बी सेम। ओके, दैट मीन्स ठीक है, वेरिएबल के लिए भी काम कर रहा है। सिमिलरली आपने कहा मान लीजिए, या इसको हटाते हैं, सॉरी, दैट मीन्स सर printf %d कॉमा साइज ऑफ 6+2। ये तो ओके है ही, हमें पता है भाई 6+2 इंट प्लस इंट, द आंसर यही आना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी इस चीज पर फोकस मत करिएगा, आंसर क्या आना है कैसे आना है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो पॉइंट क्या है वो समझिए। सर इज दिस वैलिड? यस दिस इज ऑल्सो वैलिड, यस दिस इज ऑल्सो वैलिड। दैट मीन्स पैरेंथेसिस मैंडेटरी नहीं है कांस्टेंट के साथ, एक्सप्रेशन के साथ और वेरिएबल के साथ। सर इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको, चलिए बता देता हूं। अब देखिए, अगर आपको किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकलेगी? सर प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी पता होना चाहिए। साइज ऑफ यूनरी ऑपरेटर है, इवैल्यूएट नहीं होगा, मैं इवैल्यूएट अब भी नहीं कह रहा, इवैल्यूएट वो सब बात की कहानी है। कंपाइल टाइम पर ही हमें पता है कि इसका रिजल्ट समहाउ, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट 4 आना है, दैट इज 4+2, इसका रिजल्ट आएगा 6। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने कहा फोर्थ वन, दैट इज लास्ट वन। सर बाकी तो ठीक है, मेरी समझ में आ गया। इफ आई राइट printf %d कॉमा
साइज ऑफ इंट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले ही पिछली स्लाइड पर, ठीक है। बट देखिए ये मैं 1 सेकंड में 10 सेकंड में भी बता सकता था, पर आपको वो चीज ना याद नहीं रहती ना। दिस थिंग इज, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, क्या होगा यहाँ पर, उड़ के लात पड़ेगी, उड़ के लात पड़ेगी। और किसकी तरह, आप सबको मालूम है, ऑप्शन ए विद्युत जामवाल भैया, ऑप्शन बी अक्षय कुमार भैया, ऑप्शन सी टाइगर श्रॉफ भैया, और ऑप्शन डी बेचारे कमजोर मजलूम पंकज सर। तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन तो यही कलर कर देंगे मुंह का मार मार के, ठीक है। तो सर यहां पर पैरेंथेसिस मैंडेटरी है विद डेटा टाइप, साइज ऑफ के साथ अगर आप डेटा टाइप दे रहे हैं देन पैरेंथेसिस इज मैंडेटरी। अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पर, सॉरी, अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पर। मैं कहूंगा आपसे वीडियो पॉज कीजिए एंड देन सोचिए कैसे ये काम कर रहा है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं सर, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैंने कहा साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई 2 डबल इक्वल टू 4 प्लस साइज ऑफ प्रिंटफ पंकज। बस आपको एक चीज समझनी थी कि साइज ऑफ के साथ आप कुछ भी देंगे वो इवैल्यूएट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? भाई देखो, साइज ऑफ कंपाइल टाइम, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ प्रायोरिटी ज्यादा, तो मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? सर ऐसा कैसे कह रहे हो कि 4 इसके साथ है? अरे प्रायोरिटी का मतलब ये होता है हाउ टू पैरेंथेसाइज। ये 4 साइज ऑफ के साथ भी है और मल्टीप्लाई के साथ भी है, साइज ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा, इसीलिए ये 4 साइज ऑफ के साथ जाएगा। अब इस साइज ऑफ 4 का जो रिजल्ट आने वाला है बच्चे, वो आने वाला है 4। पहले समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। सिमिलरली ये साइज ऑफ इस प्रिंटफ के साथ है, लेकिन क्या प्रिंटफ अपना काम करेगा? नहीं। तो सर क्योंकि साइज ऑफ तो कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाएगा इसका आउटपुट क्या है। तो सर अरे प्रिंटफ का, कंपाइलर को बताया कि प्रिंटफ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, कंपाइलर को बताया कि प्रिंटफ की एक वैल्यू होती है जो कि इंटीजर टाइप होती है। दैट इज वाई आप इसको ऐसे समझिए कि ये कुछ ऐसा है। यस, कंपाइलर बड़ा स्मार्ट है भैया। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? सर द आउटपुट ऑफ दिस इज अगेन 4। अब ये तो एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन बन गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर भी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं। अब हम पुमाज रिबेलटेक से जानते हैं कि प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज्यादा होती है और उसमें भी मल्टीप्लाई की ज्यादा। सो दिस बिकम 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, एंड देन एडिशन की ज्यादा होगी या रिलेशनल की? एडिशन की। सो दिस बिकम 8 double is equal to 8 is true, and because this is true, the value associated with this expression is 1. So finally this whole expression is converted to 1. What is the integer value of 1? What is the percentage d value of 1? That is 1. That is why the answer to this question is option B. देखिए क्वेश्चन से हमने साइज ऑफ का पोस्टमार्टम कर दिया, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है, और लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, देन सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आराम से समझते हैं। आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -3 और कुछ एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है। चलिए हमने कहा ans इज इक्वल टू x विच इज 3 लेफ्ट शिफ्ट, ओके, बिटवाइज नॉट ऑफ -3, ओके। ऐसे मैं जानबूझ के लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज आई कैन राइट इट लाइक दिस वे ऑल्सो, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोगों के समझने के लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ चलो यहाँ y ही कर देता हूँ, 3 लेस शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 7 टाइम, राइट शिफ्ट 2 XOR 3,
अब देखिए पुमाज रिबेलटेक से थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। देखिए ये जो ये इन सबकी प्रायोरिटी सेम है ना, समझो। बस आपको ये याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। अभी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यूनरी ऑपरेटर क्या हमारे पास कोई है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है सर, वो तो हम वैसे भी सॉल्व करते। शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। देन आराम से देखिएगा, देन ये रहा हमारा असाइनमेंट, ठीक है, एंड देन हमारे पास है बिट वाइज एक्सोर, वो ये रहा। दैट मीन्स सबसे पहले तो यही सॉल्व होंगे, यूनरी को अगर हटा दिया जाए, ठीक है। अब इनमें भी क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो सबसे पहले हमारा ये मेरे हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। लेकिन बट किंतु परंतु इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम जानते हैं कि द रिजल्ट ऑफ दिस इज माइनस का, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से बोलेगा कि भाई -3 की वैल्यू, तो मैं कहूंगा माइनस ऑफ -3 + 1, that is minus of minus का 2 which is plus का 2. That means this whole expression is converted into 3 को left shift करो 2 times, और मैंने ऐसे पैरेंथेसाइज कर दिया। पैरेंथेसाइज भी कर सकते हैं या आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, does not matter, ठीक है। So what is the result? 3 को left shift करेंगे 2 times, so it is nothing but 3 into 2 की power 2, that is 12. बाकी का एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिख दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है सर। अब क्या सॉल्व होगा सर? अब ये सॉल्व होगा। तो 12 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 3 टाइम, दैट मींस डिवाइड 12 बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। सो ओवर हियर मैंने कहा 12 डिवाइड बाय 8, है ना, और इसको ऐसे लिखता हूं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 12 डिवाइड बाय 8? सर इंटीजर और इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर आएगा, तो 12 डिवाइड बाई 8 आना चाहिए 1.5 समथिंग। 1.5 की इंटीजर वैल्यू दैट इज 1, दैट इज वाई यहां जो रिजल्ट आया वो आया 1 7। ओके, नाउ प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी के हिसाब से सर ये इस तरीके से पैरेंथेसाइज होगा, पहले ये होगा। सो इट इज नथिंग बट 1 into 2 रेज़ टू दी पावर 7, मैं इसकी बात कर रहा हूं बस, which is nothing but 128, राइट शिफ्ट 2 XOR 3। असाइनमेंट तो सबसे लास्ट में है, दैट मीन सबसे पहले क्या होगा सर? ये होगा। सो 128 राइट शिफ्ट 2 टाइम्स इज नथिंग बट 128 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। अब देखिए डिवाइड बाई 2 दैट इज 128 डिवाइड बाई 4, सो आंसर इसका आएगा 32। And finally we have 32 XORing 3, 32 XORing 3। अब देखिए अगर आप 32 की वैल्यू निकालेंगे तो 32 क्या आएगा? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 है, 64 नहीं है, 128 नहीं है, मैंने 8 बिट में लिखा है। और अगर आप 3 को लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 1 1, मतलब 1 है और 2 है, 1 + 2 ही 3 बनाता है। अब जब आप इसको एक्सॉर करेंगे, और एक्सॉर क्योंकि क्या कहता है जहां डिफरेंट बिट होंगे वहां पर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इसको अगर विजुअलाइज किया जाए तो अगर एक नंबर में 1 नहीं है, एक में है और दूसरे में नहीं है, तो वो वाला बिट आ जाएगा आपके नंबर में। दैट इज वाई हुआ क्या 0 0 1 0 0 0 1 1। अगर गौर करेंगे तो 32 जो था वो 32 से था और 3 था 2 + 1। तो एक्सॉर कैसे हुआ? देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो हमने कहा 2, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, ओके, इसमें 32 है, इसमें नहीं है, इट इज है ना, डिफरेंट बिट्स वाला कॉन्सेप्ट, डिफरेंट बिट है, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर वुड बी 35। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर इज 35। बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करते हैं तो यही आंसर आ रहे हैं, और अप्रोच समझ पा रहे हैं या नहीं? देखिए ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में अप्रोच कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है गुटखा छाप बुक्स और इधर उधर कॉपी पेस्ट, मेरा ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करके आप लोग जहां कहीं से पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं समझा रहे। ऑपरेटर्स का मतलब क्या है वो एक लाइन में यही है
कि प्रायोरिटी का मतलब है हाउ टू पैरेंथेसाइज। अगर एक ऑपरेंड दो ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टेड है तो वो ऑपरेंड किस ऑपरेटर के साथ जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी, दैट्स इट। कुछ घोटने की, कुछ फालतू की बातें लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर मोर आप इन्हें एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मन से ये सवाल करा रहा हूं, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको जो मेरा प्लान है, इस तरीके के इतने सारे सेशंस देने वाला हूं कि आपको 250 क्वेश्चंस लगभग, हो सकता है 300 भी हो जाए, बट मिनिमम जो मेरा प्लान है कि 250 क्वेश्चन इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच जाएं। बिकॉज हो क्या रहा है कि यही क्वेश्चन जो मैं अपनी डीपीपीज बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं, वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके दूसरे फैकल्टी ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है, और है ना, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। तो जब कॉपी पेस्ट कंटेंट हो ही रहा है, जब है ना फर्जी लोग कंटेंट मेरा पढ़ा रहे हैं, तो आई थॉट के बच्चों को सब कुछ देते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको पूरा कंटेंट देने के लिए तैयार हूं सी प्रोग्रामिंग का, लेकिन आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। रिस्पॉन्स ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव ही हो, तारीफ ही करनी है, नहीं, आपको जो लग रहा है ऑनेस्ट होके, विदाउट एनी बाइसिंग, एनी तरह किसी भी तरीके की बाइसिंग मत रखिएगा किसी फैकल्टी के प्रति, किसी कोचिंग के प्रति। आप अपना सोचिए और मेरे बारे में सोचिए। सर के एफर्ट्स अच्छे हैं, कंटेंट मैच करा लीजिएगा कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी। और ऐसे थोड़ी ना आज से पढ़ा रहा हूं, 6 साल पहले का भी कंटेंट देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, क्या पढ़ाता हूँ, कहाँ से शुरुआत करता हूँ, सबको पता है। लेकिन आप लोग जब कमेंट करेंगे ना, तो मुझे पता रहेगा कि मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ या नहीं। ऐसा तो ना हो कि मैं फालतू में ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये सेशंस आपके लिए यूजफुल नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर, है ना। हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, तो आराम से समझिएगा, क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, अदरवाइज सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। करेक्टर वेर, वेरिएबल का नाम है वेर, और 0x05। अब नया कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर 0x05 इसका क्या मतलब है। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स, इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल यानी कि इंटीजर कांस्टेंट आप कितने तरीके से दे सकते हैं सर। या तो हम उसे डेसिमल में दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट डेसिमल में ही कंसीडर होता है, या फिर हम उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर हम उसे ऑक्टल में दे सकते हैं। अब जब हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल में होता है, उसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 1010। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और ये जो वैल्यू है वो है 1010। बाय डिफॉल्ट इट इज रिटन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब अगर आप कोई और नंबर सिस्टम में एक वैल्यू देना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू प्रोवाइड इंटीजर इन हेक्साडेसिमल और इन ऑक्टल, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा आपके प्रोग्राम को कि नहीं भैया ये बाय डिफॉल्ट वाला नहीं है, ये कुछ और है। तो दैट इज वाई फॉर ऑक्टल, अगर आपको ऑक्टल में देना है तो आप पहले एक जीरो लगाएंगे, देन यू राइट समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स सर, देखिए कॉन्सेप्ट है, मैं क्वेश्चंस को बाद में कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया हमने। तो दैट मीन्स जैसे ही आपने ये जीरो दिया, उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। किसमें लिखा हुआ है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हमें हेक्साडेसिमल में किसी वैल्यू प्रोवाइड करानी है, यू विल प्रोवाइड इट लाइक बाई प्रोवाइडिंग, आप उससे पहले क्या लिख देंगे? 0x। तो दैट मीन्स अगर आपने लिखा 0x26, तो इस 0x को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो कुछ भी, दैट मीन्स दिस 26, ये जो 26 लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल
नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, ऑक्टल का बेस होता है 8। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो फिर से कोशिश करिएगा एक बार, अदरवाइज देखते हैं। ठीक है सर, दैट मीन्स हमें यह समझ में आया कि 0x का मतलब आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हेक्साडेसिमल में है। ठीक, अब आराम से समझते हैं। तो आपने कहा वेर इज इक्वल टू 0x05, तो 0x तो हटा देता हूं, 05 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? सर 05, ये हो गया 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, दैट मीन्स 0 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0, that is why it is 0 plus 5, that is 5. That means this statement is same as कि where के अंदर क्या वैल्यू आई? where के अंदर वैल्यू आई 5। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि 0x01 इज नथिंग बट 1 इन हेक्साडेसिमल, और 01 का जब आप डेसिमल में निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट वेर एक्सोरिंग 1। ठीक है, दैट मीन्स आपने कहा 5 की एक्सोरिंग करिए 1 के साथ। अब 5 अगर आप जानते हैं तो 5 होता है 4 प्लस 1, और हमारे पास है 1। एक्सोरिंग का मतलब होता है जब डिफरेंट बिट होंगे, दैट मीन्स एक बिट ऑन है एक बिट ऑफ है, तब 1 आता है। दैट मीन्स वो वाला बिट सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स देखो 1 वाला बिट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 4 वाला बिट सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स इसकी एक्सोरिंग से आंसर क्या आएगा? 4। इसी चीज को मैं एक बार करके आपको समझाता हूं कि 5 का जब आपने बाइनरी निकाला तो वो आया 0101, 1 का जो आपने बाइनरी निकाला वो आया ये। जब आप एक्सोरिंग करेंगे, क्योंकि यहां दोनों 1 है, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। ये 0 1 एंड 0 1, दैट इज व्हाई इट टर्न्स आउट टू बी 4। दैट मीन्स हमें इतनी बात समझ में आई कि इस स्टेटमेंट से वेरिएबल की वैल्यू 4 हो गई। अब जब आपने प्रिंट किया तो सबसे पहले यहां क्या प्रिंट होगा? 4। दैट मीन्स आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट हुआ 4। अब आपने किया वेर इज इक्वल टू वेर लेफ्ट शिफ्ट 1 प्लस 1। अब कहानी आ गई प्रायोरिटी की। अब प्रायोरिटी क्या कहती है कि भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा, तो आप इसे इस तरीके से पैरेंथेसाइज करेंगे। दैट मींस वेयर मस्ट बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, सो दिस स्टेटमेंट विल बी वेयर इज इक्वल टू 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम, विच इज 4 इंटू 2 की पावर 2। दैट मीन्स आप कह रहे हैं वेरिएबल की नई वैल्यू हो गई 16। ओके, देन आपने किया वेर माइनस इज इक्वल टू 10। व्हाट डज दैट मीन? वेरिएबल is equal to where minus 10. So 16 minus 10, that means now it turns out to be 6. And finally you are saying 6 plus 64. See, 6 plus 64 is 70. बट नोटिस कीजिएगा परसेंटेज सी आप कह रहे हैं। परसेंटेज सी मतलब करेक्टर नंबर सिस्टम, और करेक्टर नंबर सिस्टम का मतलब है आप एक सिंबल प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो कौन सा सिंबल प्रिंट होगा? वो सिंबल जिसका एस्काई कोड है 70, सिंबल हुज एस्काई कोड इज 70। अब अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लीजिए। कैपिटल ए का 65 होता है, तो 66, 67, 68, 69, 70। तो यहां हमारे पास आया बी सी डी ई एफ। दैट मीन्स क्या सिंबल प्रिंट होगा? सर एफ विल बी प्रिंटेड। सो द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 4F। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आराम से सॉल्व कीजिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो, थोड़ा सा सोचिए, देन वी विल मूव अहेड। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो यहां देखते हैं। ठीक है, तो सर हमने कहा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 4। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन है, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x प्लस प्लस ग्रेटर देन 3 एंड x प्लस प्लस नॉट इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस प्लस ग्रेटर देन 5। अब देखिए सारे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, अगर मेरे से पूछेंगे कि प्रायोरिटी एसोसिएटिविटी, तो उस हिसाब से भी हम इसे करेंगे। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, दैट मींस ये 3 इज
रिलेशनल ऑपरेटर के साथ होगा। रिलेशनल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये इस तरीके से होगा एंड ये इस तरीके से होगा। दैट मीन्स ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। तो सबसे पहले अब और इसे सॉल्व करना चाहते हैं, मैं कर देता हूं, मतलब अच्छे से पैरेंथेसाइज। देखो ये जो ऑपरेंड है इस वाले एंड के साथ होगा या इस वाले, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले एंड के साथ होगा। तो हमने इसको कर दिया ऐसे। अब सॉल्व करते हैं आराम से। तो इस एंड का पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है। दैट मींस सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे। अब इसके अंदर पहला ये है, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू। देखिए क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सबसे पहले यहां पर x की वैल्यू क्या ट्रीट होगी, 4 ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये ट्रू है। प्लीज अंडरस्टैंड इट इज ट्रू, बट पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से यहां पर वैल्यू हो गई 5। बहुत बढ़िया। एंड दैट मींस क्योंकि ये ट्रू है, अब ये वाला एक्सप्रेशन चेक होगा। यहां x की कौन सी वैल्यू चेक होगी, 5। नाउ 5 नॉट इज इक्वल टू 4, अगेन दिस इज ट्रू। ठीक है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से ये 6 हो गया। अब समझिए जब ये दोनों आ गए तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू एंड ट्रू, दैट मींस ट्रू। फाइनली दिस स्टेटमेंट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, देखो ट्रू तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वैल्यू क्या होती है, 1 एंड 1, दैट मींस इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 1। अब 1 एंडिंग विद x प्लस प्लस ग्रेटर देन 5, ये है फाइनल वैल्यू इफ के अंदर। क्योंकि ये 1 है, क्या ये एक्सप्रेशन चेक होगा, बिल्कुल होगा। अब x, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, x की वैल्यू 6 यहां पर चेक होगी। 6 ग्रेटर देन 5 इज अगेन ट्रू, दैट मींस 1 एंड 1, सो इफ 1, लेकिन यहां पर आ गया 7। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, देयर इज अ मिसप्रिंट, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हुआ क्या सर, ये वैल्यू 1 आ गई सारी सॉल्व करके। दैट मींस आप कुछ ऐसा कह रहे हैं, इफ 1, 1 का मतलब नॉन जीरो का मतलब ट्रू, दैट इज व्हाई यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x गेटिंग प्रिंटेड, x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी सर, 7 इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड। दैट मींस ना तो 3, ना 4, ना 5, सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ चीजें आपको क्लैरिटी देंगी इस क्वेश्चन में। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मान के चलता हूं। सी दैट्स अ कॉन्सेप्ट। क्या, जब भी मॉडिफाई ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडिफाई ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को मॉडिफाई ऑपरेटर कहते हैं, है ना। किसी भी मॉडिफाई ऑपरेटर के रिजल्ट के ऊपर आप फिर से मॉडिफाई ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। दैट मींस समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, these all are invalid. You cannot apply modify operator on the result of another modify operator. That's why you will receive compilation error. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए। चलिए देखते हैं। आई डोंट नो आपका आंसर क्या आया है, बट द राइट आंसर इज कंपाइलेशन एरर। सर ऐसा क्यों? बाय डिफॉल्ट स्कोप इफ का और एल्स का पहले सेमीकोलन तक होता है। दैट मींस कंपाइलर के लिए सेम कोड कैसा होगा, देखो ये रहा फर्स्ट सेमीकोलन, ये रहा फर्स्ट सेमीकोलन। दैट मींस फॉर कंपाइलर ये कोड कुछ ऐसा होगा, इफ 2 ग्रेटर देन 3 आई एम राइटिंग printf 2, और ये दूसरा वाला printf if का पार्ट नहीं है, दैट मींस printf 3। सिमिलरली else के लिए सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट, यानी कि पहला printf else का पार्ट है, दूसरा स्टेटमेंट else का पार्ट नहीं है। हमें ये तो समझ में आ गया कि कोड ये है। अब सवाल ये है कि एरर क्यों है भाई। एक बात मुझे समझाइए,
ये इफ था तो एक तरीके से ये इफ यहां पर खत्म हो गया। अब बीच में आपने प्रिंट एफ डाल दिया, क्या इफ और एल्स के बीच में कुछ होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये प्रिंट एफ? अनजाना। अगर आप कह रहे हो कि ये ओके है, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा इफ एक्सप्रेशन और उसके बाद बहुत लंबा कोड है एंड डायरेक्टली आई कैन राइट एल्स। सो इज दिस वैलिड? नो सर, दिस इज नॉट वैलिड। एल्स अकेला नहीं हो सकता। अब तो ऐसा लग रहा है कि इफ है ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड देन यू आर यूजिंग एल्स, दैट मीन्स दिस एल्स इज विदाउट इफ। एल्स तो लेकिन हमेशा किसी इफ के साथ होता है। दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड एल्स का स्कोप वहीं से चालू होना चाहिए जहां इफ का स्कोप खत्म हुआ है। द स्कोप ऑफ एल्स मस्ट स्टार्ट just after the point where the scope of if ends। तो यहां पर if और else के बीच में ये दिक्कत दे रहा है। तो इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट है उड़ के लात पड़ेगी। बताइए किसकी तरह? आप सबको पता है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार भैया, ऑप्शन बी विद्युत जामवाल भैया, ऑप्शन सी टाइगर श्रॉफ और ऑप्शन डी बेचारे एजेट बुढ़े पंकज सर। तो ऑप्शन डी चुनिएगा, क्योंकि इन तीन ऑप्शन में तो मार मार के है ना लाल कर देंगे मुंह। ठीक है, सो द राइट आंसर इज कंपाइलेशन एरर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए एंड देन लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट। चलिए, होप आपने कर लिया होगा। सॉल्व करते हैं आराम से। पहली चीज जो आपको समझनी है, इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इफ का सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन और कंडीशन, ठीक है, एंड सम कोड इज देयर, ये समझना है। और एल्स उसके साथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू हो। दैट मीन्स एक एक्सप्रेशन नॉन जीरो हो सकता है, और नॉन जीरो सी में क्या माना जाता है? ट्रू। तो अगर ये एक्सप्रेशन नॉन जीरो या ट्रू है, दैट मीन्स कोड एग्जीक्यूट करेगा एंड आफ्टर दैट यू कम आउट ओवर हियर। इफ द एक्सप्रेशन इज जीरो और यू कैन से फॉल्स, then this code will not execute, else related code will execute and you come over here। तो दैट मीन्स इफ के अंदर जो एक्सप्रेशन है पहले हमें वो सॉल्व करना है। तो अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है printf PANKAJ माइनस printf शर्मा। इसको समझते हैं। तो ये तो सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कौन हुआ? printf। अच्छा, दैट मीन्स सबसे पहले ये printf अपना काम करेगा। printf का काम है प्रिंटिंग करना। तो इस printf ने पंकज प्रिंट किया, लेकिन सवाल ये है कि इस printf ने कितने सिंबल प्रिंट किए? 6 सिंबल। क्यों पूछ रहा हूं ये? बिकॉज जस्ट लाइक ऑपरेटर्स, printf की भी एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है कितने सिंबल उसने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किए हैं। तो यहां पर इस printf ने क्योंकि 6 सिंबल प्रिंट किए हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। दैट मींस दिस वैल्यू विल बिकम 6। तो अब मैंने इसको हटा दिया एंड ओवर हियर वी गॉट 6। 6 माइनस, अब देखिए ये तो कन्वर्ट हो गया वैल्यू में। माइनस अगर परफॉर्म कराना है तो यहां पर भी एक वैल्यू होनी चाहिए। दैट मींस माइनस के लिए सेकंड ऑपरेंड ये है। तो ये वाला printf अपना काम करेगा। अपना काम करेगा मतलब शर्मा प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि इसने भी 6 सिंबल प्रिंट किए हैं तो इसकी वैल्यू भी 6 हो जाएगी। दैट मींस अब इफ के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो हो गया 6 माइनस 6, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट बिकम 0। और क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स होता है, क्या होगा? इफ चलेगा या एल्स? सर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। दैट मींस printf g, दैट मींस g विल बी प्रिंटेड। सो आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया पंकज शर्मा जी। अब बच्चे तो इज्जत देते नहीं है, तो हम खुद ही अपने आप को इज्जत दे लेते हैं, पंकज शर्मा जी। दैट्स व्हाई व्हाट इज द आउटपुट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी,
तो मेरा कहना तो यही है, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। सॉल्व करिए फटाफट से, आई होप सॉल्व कर लिया होगा, देखते हैं आराम से। देखिए भैया, हमारे पास वेरिएबल हैं आई की वैल्यू 2, then we have j, the value of j is 3, then we have k, the value of k is 4। if के अंदर एक एक्सप्रेशन है i less than j question mark 1:0, i less than j that is 2 less than 3 question mark 1:0। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। हम एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं इफ इट इज ट्रू, जो कि यहां पर है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3, because it is true the value of this entire expression become equal to expression 2। that means if के अंदर के एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 1, और 1 का मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब हुआ ट्रू। that is why this printf will execute and the output of this code is GATE। please understand, सिंपल सी बात हमसे बोली गई थी, i less than j because it is true the value of this entire expression become equal to 1, 1 is non-zero which is true, that is why this printf will execute and the output is GATE। see, these are concepts थ्रू क्वेश्चंस। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं धीरे धीरे, और धीरे 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 लेवल इनका ऐसा अप होता जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड दीज एमसीक्यूज आर वेरी गुड कमिंग टू गेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, हमसे कहा कि भैया ये सारी वैल्यूज हैं, 4 वेरिएबल हैं हमारे पास। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है -4। ठीक है, अब देखिए इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लगा हुआ है ए इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी। अब यहां पर गलती करने के चांसेस हैं। 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है सिंगल इक्वल टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज? इसका मीनिंग होता है, हम बस ये चेक कर रहे हैं वेदर ए इज इक्वल टू एक्स और नॉट। दैट मीन्स दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स ओनली। ठीक है, ओके, समहाउ हम ये कह रहे हैं कि ये इससे ए की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। लेकिन जब आप ये करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या काम करता है समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए एंड देन मैंने किया ए इज इक्वल टू 12, और फिर मैंने किया ए इज इक्वल टू 200, एंड फाइनली मैंने किया printf %d a इज इक्वल टू 300। अब इस पूरे कोड में ऊपर से लेके नीचे तक मैंने 3 बार असाइनमेंट स्टेटमेंट किया। पहले समझते हैं। हमने कहा इंट ए, इससे क्या हुआ, मेमोरी में एक बॉक्स बना ए नाम का जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। जब आपने किया ए इज इक्वल टू 12, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या कहता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, दैट मींस 12 वैल्यू असाइन कर दो मेमोरी बॉक्स ए को। दैट मींस अपडेट द कंटेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर जब ये वाला स्टेटमेंट चला ए इज इक्वल टू 200, तो हम कह रहे हैं 200 असाइन कर दो, तो 12 से वैल्यू 200 हो गई। अब विद इन printf आपको समझना पड़ेगा, हम कह रहे हैं a इज इक्वल टू 300। दैट मींस सबसे पहले तो आप ये कह रहे हो कि 200 से 300 कर दो, लेकिन सर आप printf क्यों कर रहे हो? देखो, अगर हम यहां पर कुछ ऐसा करते हैं कि printf %d, 10 + 20, तो आप सब कहते 30 आंसर है। लेकिन वो आंसर कैसे आया? सर क्योंकि ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड हैं। जब भी आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। इन सी प्रोग्रामिंग हर ऑपरेशन, हर ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। तो यहां पर जब प्लस था, चीजें आसान इसलिए थी क्योंकि बचपन से लेके 12वीं क्लास तक, इवन पूरी इंजीनियरिंग में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको तो आप अच्छे से समझते हैं। बाकी ऑपरेटर क्योंकि नए होते हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान कम देते हैं।
तो हमने कहा a इज इक्वल टू 300। अरे यहां पर भी तो एक ऑपरेटर लगा हुआ है, इक्वल टू। जब भी ऑपरेटर लगेगा फाइनली उसकी एक वैल्यू होगी। तो सवाल ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होती है, सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है। तो सुनिए बेटा, असाइनमेंट स्टेटमेंट की वैल्यू होती है जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। दैट मींस a इज इक्वल टू 300 से दो काम हुए। पहला काम तो हुआ असाइन द वैल्यू 300 टू द मेमोरी लोकेशन लेबल्ड बाई a। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या है इस स्टेटमेंट की, क्योंकि 300 वैल्यू असाइन हुई है, 300 इज द वैल्यू फॉर दिस ऑपरेटर एंड दैट इज व्हाई printf क्या प्रिंट करेगा 300। अरे इंटीजर वैल्यू ऑफ 300 इज 300। वापस आ गए अपने क्वेश्चन पर। तो अब आराम से समझिएगा अब कहानी क्या है। अब आप कह रहे हैं a इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी। तो व्हेन यू आर राइटिंग a इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी, इक्वल टू स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड वैल्यू है b माइनस सी माइनस डी। अब ये तो मैथमेटिक्स में भी जानते हैं, पहले राइट हैंड साइड वैल्यू सॉल्व होगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो असाइन होगी a को। तो मैं आपसे पूछूं b माइनस सी माइनस डी क्या आएगा। तो देखो बेटा, -1 -3 माइनस ऑफ माइनस का 4, तो -4 प्लस 4 दैट मींस ये आ गया 0। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज a इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू 0 से क्या होगा, पहले तो वैल्यू 0 असाइन होगी, लेकिन असाइनमेंट स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। दैट इज व्हाई कैन आई से दिस स्टेटमेंट विल बिकम इफ 0। और क्योंकि 0 फॉल्स है, क्या इफ से रिलेटेड कोड चलेगा या एल्स वाला? सर एल्स वाला कोड चलेगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, अब इनकी वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं। देखिए ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो वैल्यू क्या होगी सी की, जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 3। उसके बाद ये वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस प्लस a, दैट मींस पहले वैल्यू इंक्रीज होगी a की, सो इट बिकम 1 एंड द सेम वैल्यू 1 वुड बी प्रिंटेड, प्लस प्लस b। अब प्लस प्लस b प्री इंक्रीमेंट है तो ये 0 हो गया एंड 0 विल बी प्रिंटेड एंड दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 310। अब यहां पर कुछ लोग जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे सोचेंगे सर प्रिंटिंग इवैल्यूएशन तो इधर से होता है। भैया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। वेदर यू इवैल्यूएट फ्रॉम हेयर और हेयर दैट डज नॉट मैटर, द आंसर टर्न्स आउट टू बी सेम। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि आपका डाउट क्या आएगा, कहाँ आने वाला है और कितना चलेगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, आराम से सॉल्व कीजिए। गेट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करना है। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा, कर लेना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू कुछ भी आए दैट डज नॉट मैटर। क्या कभी भी a और a-1 सेम हो सकते हैं? a and a-1 कैन नेवर बी सेम। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है दैट मींस व्हाट इज द आउटपुट, एल्स वाला कोड चलेगा। दैट इज व्हाई द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज this entire string पंकज शर्मा और this entire message पंकज स्पेस शर्मा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कीजिए, देन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे द वैल्यू ऑफ ए प्रिंटेड। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, इसलिए अगर मैं पूछूं व्हाट इज द आउटपुट बताइए, सिर्फ मुझे आउटपुट बताइए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिर्फ आपको आउटपुट बताना है, नथिंग एल्स। ठीक, चलिए आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो देखिए अगर सिर्फ आउटपुट बताना है तो मान लेते हैं ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। प्रिंटफ पहले अपना काम करेगा और प्रिंट करेगा GATE स्पेस SHARMA स्पेस 2025। अब प्रिंटफ की वैल्यू क्या होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी सेशन में, जितने सिंबल्स उसने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किए हैं। तो यहां पर देखते हैं सिंबल 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आराम से समझिएगा, 4 4 8 और 6
8 4 4 8 और 6 14 और एक 15 और एक 16। दैट मीन्स प्रिंटफ अपना काम करके एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया और वो वैल्यू है 16। अब एक ही वैल्यू क्योंकि 16 हो गई, अब मैं आपसे पूछूं 16 mod 4 इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू, दैट इज वाई a इज इक्वल टू a प्लस 5 अपना एग्जीक्यूट करेगा विच इज 21। 16 प्लस 5 इज 21 एंड देन जब आप प्रिंट करेंगे, अरे प्रिंट क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्रिंट होगा 21। इज दैट ओके? ये अलग बात है कि प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, हाउ व्हाई शुड आई केयर। तो आउटपुट अगर मुझसे पूछा है तो मुझे आउटपुट क्या देना है, गेट स्पेस शर्मा स्पेस 2025 विदाउट एनी स्पेस 21। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस इस सेशन में भी मैंने आपको सॉल्व कराए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर सेशन में मैं आपको लगभग 30 मिनट के सेशंस रहेंगे और डेली बेसिस पर ये वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन इन एफर्ट्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर आप लोग इनका ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देंगे, वेदर दे आर गुड वेदर दे आर बैड, क्या और आप चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से चाहते हैं। हालांकि कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स पर बेहतरीन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक टाइप का प्रोवाइड करा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट द रिस्पॉन्स इज नीडेड, है ना। देखिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, आप मेरे से कहें सी, आप मेरे से कहें डीएस, आप मेरे से कहें एलिवेट बैच, आप मेरे से कहें कि कोडिंग करा दीजिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस तो आपको भी करना पड़ेगा ना। अब वो सेक्रीफाइस मैं आपसे पैसा वैसा कुछ नहीं मांग रहा हूं, सेक्रीफाइस आपका जो आलस है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। भाई वीडियोस तो मैं बना रहा हूं, आप नहीं देखेंगे तो बेकार है ना फिर ये सब। तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए फीडबैक, अपना फीडबैक इन क्वेश्चंस के बारे में, इन सेशंस के बारे में। ठीक है, प्रोग्राम दिया हुआ है इफ एल्स, है ना। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, स्टेटमेंट लाइक दिस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो समझते हैं पहले, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए, कोशिश करते हैं, वैल्यू ऑफ ए, यहां पर a एक वेरिएबल दे रखा है जिसके अंदर वैल्यू है 19 और b एक वेरिएबल दे रखा है जिसके अंदर वैल्यू है 20। अब देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो है a प्लस प्लस लेस देन b माइनस माइनस, दोनों ही पोस्ट ऑपरेटर्स हैं, दैट मींस पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब पोस्ट क्या कहता है, पहले यूज कर लो उसके बाद वैल्यू बढ़ाएंगे। दैट मींस यहां पर a की वैल्यू यूज क्या होगी 19 और b की वैल्यू क्या यूज होगी 20, बट जस्ट आफ्टर यूज ये 19 से हो जाएगी 20 और ये 20 से हो जाएगी 19। लेकिन इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गया ना, एंड बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या होगा, ये वाला प्रिंटफ चलने वाला है। हमारी समझ में इतनी कहानी आ गई कि प्रिंटफ कौन सा चलेगा, ये वाला। अब कहानी ये है कि इस एक्सप्रेशन को हम सर कैसे सॉल्व करेंगे, भैया देख लेते हैं। तो हमने कहा a प्लस 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 एंड माइनस माइनस b, तो जब भी स्पेस नहीं है तो कंपाइलर, हालांकि ये सारी चीजें आप कंपाइलर में पढ़ेंगे, तो कंपाइलर कैसे काम करता है हमें वो सोचना है। तो लॉन्गेस्ट वाले को, है ना, बाद में आप सब कुछ पढ़ेंगे, लेक्सिम एंड ऑल दैट, टोकन्स सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कंपाइलर का पार्ट है। तो अगर मैं कहूं लॉन्गेस्ट, देखिए प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर प्लस होता है, माइनस भी होता है, माइनस माइनस भी होता है। तो क्या ये लॉन्गेस्ट है या ये लॉन्गेस्ट है, दैट मींस ये वाला लॉन्गेस्ट है। दैट मींस ए के साथ क्या हुआ, प्लस प्लस एंड ये प्लस अलग। अब देखो प्लस माइनस कोई ऑपरेटर नहीं होता, इसलिए प्लस एक सेपरेट ऑपरेटर है। अब माइनस और माइनस माइनस, लॉन्गेस्ट है माइनस माइनस, दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन है प्रिंटफ के अंदर का वो कुछ ऐसा हो गया, प्रिंटफ परसेंटेज डी ए प्लस 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 माइनस माइनस ऑफ बी। अब अगेन क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पर ए की वैल्यू यूज होगी विच इज 20, ओके, बट जस्ट आफ्टर दिस स्टेटमेंट इट विल बिकम 21। लेकिन ये प्री डिक्रीमेंट है, दैट मींस b की वैल्यू 19 से 18 हो जाएगी एंड द सेम वैल्यू इज बीइंग यूज्ड। दैट इज व्हाई यहां पर 38 की इंटीजर वैल्यू, दैट इज व्हाई 38 विल बी
प्रिंटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट पता चला वो ये वाला कॉन्सेप्ट था। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर है, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को लगता है अरे ये तो क्वेश्चन आसान है, नहीं भैया, हर क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, ऐसे ही नहीं डिजाइन। चलिए फोकस करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? प्लीज पॉज करिए वीडियो को, खुद से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। आई होप आप सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। लेट मी सॉल्व इट। तो हमने कहा इंट a इज इक्वल टू 0, ठीक है, a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। प्रिंट किया परसेंटेज d कॉमा a, दैट मीन्स सबसे पहला आउटपुट, इफ दिस इज द आउटपुट स्क्रीन, तो आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले क्या आएगा? 0। अब देखिए व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये दो काम करेगा। सबसे पहले तो a की वैल्यू असाइन होगी, और असाइन होने के बाद, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है जो आप वैल्यू उसमें असाइन करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इफ 2, एंड बिकॉज 2 इज ट्रू और नॉन जीरो, क्योंकि 2 नॉन जीरो है, इट इज ट्रीटेड एज ट्रू, तो इन ब्रेसेस के अंदर का कोड चलेगा। दैट मीन्स printf हाई, दैट मीन्स द नेक्स्ट हाई विल बी प्रिंटेड, एंड देन printf a, लेकिन a की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, दैट इज वाई अब तक का आउटपुट ये है, ठीक है। अब देखिए if और else में से एक ही चलना था, तो ये वाला printf नहीं चलेगा। बट कमिंग टू दिस printf, ये printf ना तो if का पार्ट है ना else का पार्ट है, ये तो मैंडेटरी वाला पार्ट है। दैट मीन्स अगेन a विल बी प्रिंटेड, एंड a का मतलब 2। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज ऑप्शन ए। चलिए आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज द आंसर। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट, समझते हैं। हमने कहा इंट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट मीन? a के अंदर वैल्यू है 0, b के अंदर वैल्यू है 0। ओके, अब देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इफ आई आस्क यू कि इस लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, ये तो सबसे पहले तो ऑपरेंड 1 इवैल्यूएट हुआ। अब इसका मतलब है a इज इक्वल टू 4, तो 4 वैल्यू हो गई। लेकिन क्योंकि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और हम जानते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का ये वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू जो आप किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं। तो जब लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड नॉन जीरो होता है, सी फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉन जीरो, क्या सेकंड ऑपरेंड कभी भी इवैल्यूएट होता है? नेवर इवैल्यूएटेड। क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉजिकल और का फंडा ही ये है, वो क्या कह रहा है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, इज दैट ओके? और जब हमें पहला ही ऑपरेंड नॉन जीरो या ट्रू मिल गया, कभी भी सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1। दैट इज वाई ए के अंदर अब फाइनल वैल्यू क्या असाइन हुई? सर ए के अंदर वैल्यू असाइन हुई 1। दैट मीन्स 4 के बाद अगेन इट विल बिकम 1। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1 चला गया? नहीं सर। ओके, अब देखिए, अब इफ के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है a लॉजिकल एंड b, a की वैल्यू है 1 एंडिंग विद 0। सर ट्रू एंड फॉल्स, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। दैट मीन्स ये फॉल्स की तरह ट्रीट होगा। अब क्योंकि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा। अब देखिए समझिएगा, इफ और एल्स में से एक चलता ही हमारी समझ में आ गया, एंड पंकज शर्मा विल बी प्रिंटेड। कहानी ये है, ये प्रिंटफ क्या इफ या एल्स किसी का पार्ट है? नहीं सर। बाय डिफॉल्ट इफ का स्कोप भी पहले सेमीकोलन तक होता है, और एल्स का स्कोप भी पहले सेमीकोलन तक होता है। दैट मीन्स कंपाइलर के लिए ये कोड कुछ ऐसा है। दैट मीन्स ये वाला प्रिंटफ तो चलेगा ही चलेगा ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? द वैल्यू ऑफ बी इज 0। दैट मीन्स आउटपुट क्या है? समझिए आउटपुट क्या है, पंकज शर्मा एंड देन 0। सो व्हाट इज द आउटपुट? सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज फोकस करिएगा,
अच्छे से समझिए चीजों को, कैसे चीजें वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। नाउ आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट मी सॉल्व इट दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो हमने कहा देयर इज अ वेरिएबल आई और उसकी वैल्यू है 3। मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेता हूं। अब फॉर लूप अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो और अच्छी बात है। फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए फॉर लूप के तुरंत बाद एक सेमीकोलन लगा हुआ है। कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा? कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा? सर फॉर का भी स्कोप पहले सेमीकोलन तक होता है। दैट मींस फॉर कंपाइलर द कोड इज लाइक दिस। दैट मींस फॉर लूप लेकिन कोड कुछ नहीं है। डन। अब एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, फॉर लूप का जो करेक्ट सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, and the good thing is whatever code, good thing is expression 1, expression 2, expression 3 तीनों ऑप्शनल होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी। दैट मीन्स एक्सप्रेशन 1 नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन 2 भी नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन 3 भी ना हो, देन इट इज अ वैलिड लूप। उसका आउटपुट क्या होगा, इनफाइनाइट लूप या समथिंग, वो बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर, यहां तक कहानी ठीक है, ओके। अब समझिएगा, ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक। दैट मीन्स ये प्रिंटफ क्या फॉर लूप का पार्ट है? नहीं सर, दैट मीन्स ये प्रिंटफ बाहर है। सो इट इज लाइक प्रिंटफ %d, आई। स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। सबसे पहले कंट्रोल, सर यहां पर तो कुछ है ही नहीं, कंट्रोल यहां आया, आराम से देखिएगा पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एक तरीके से दो पार्ट में इवैल्यूएट होगा, ठीक है। दैट मीन्स it is like I less than equal to 9 and then it will be increased, ठीक है। तो सबसे पहली बार में I less than equal to 9 कैसे चेक होगा? सर I की वैल्यू है 3 less than equal to 9। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, लेकिन उसके तुरंत बाद ये 4 हो जाएगा। अब देखिए जब ट्रू होता है स्टेटमेंट तो कोड एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कोड तो कुछ है नहीं। आफ्टर कोड एग्जीक्यूशन यहां पर जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस आई ये 4 से 5 हो जाएगा, प्लीज समझिएगा। एंड अगेन कंट्रोल यहां पर आएगा। अब देखिए जब कंट्रोल यहां पर आया तो आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 9, 5 लेस देन इक्वल टू 9, सर इट इज ट्रू। लेकिन प्लीज समझिएगा, ट्रू है, लेकिन इस स्टेटमेंट के इवैल्यूएशन के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अंदर आए, यहां कोई स्टेटमेंट है नहीं, वापस यहां पर गए, इस प्लस प्लस आई की वजह से ये वैल्यू 7 हो गई। आप फिर से यहां पर आए, समझिएगा, ठीक है सर। तो अगेन थर्ड टाइम जब यहां पर चेकिंग होगी तो आई लेस देन इक्वल टू 9, सी दिस कंडीशन इज ट्रू, this condition is true, but meanwhile after checking of this condition because of post increment, इस post increment की वजह से ये 8 हो चुका होगा, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद प्लस प्लस आई की वजह से ये 9 हो जाएगा। आई होप चीजें ओके हैं, ठीक। अब समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, हमने कहा कि कंट्रोल यहां पर आया, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 9 कैसे चेक होगा? सर आई की वैल्यू 9 है, 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। प्लीज समझिएगा, कंडीशन जब चेक हो रही है तो आई प्लस 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 तो बाद में होगा, तो 9 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू है, दैट मींस कंट्रोल अंदर आया। बट कंडीशन चेकिंग के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अब कोड एग्जीक्यूट कर गया, प्लस प्लस आई की वजह से ये वैल्यू 11 हो जाएगी, बहुत ही शानदार। अब जब कंट्रोल यहां पर आएगा, फोकस करिएगा, तो कंडीशन तो चेक होगी ना भैया, ठीक है। दैट मींस नाउ फिफ्थ टाइम इट इज चेकिंग एज 11 लेस देन इक्वल टू 9,
सी द कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है और आप बाहर आ रहे हैं, बट मीनवाइल आफ्टर चेकिंग ऑफ दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई की वैल्यू हो जाएगी 12। दैट मीन्स बाई द टाइम आप इस प्रिंटफ पर आएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई दैट गेट्स प्रिंटेड? सर द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 12। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक ऑनेस्ट कमेंट आप जरूर कर दें, हाउ वेल, हाउ गुड, हाउ बेनिफिशियल दीज क्वेश्चंस, दीज क्लासेस आर देयर। 30 मिनट्स की मैं क्लास बना रहा हूं और देखिए एफर्ट्स तो हर चीज में लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एफर्ट कर रहा हूं और है ना, मतलब हाँ कि, बट एक ऑनेस्ट आपका फीडबैक, एक ऑनेस्ट आपका कमेंट मुझे ये बता देगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मुझे इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व करिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए देखते हैं, हमसे सिर्फ ये पूछा है नंबर ऑफ टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, नंबर ऑफ टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 3, द वैल्यू ऑफ आई इज 3 एंड द लूप इज सेइंग फॉर, देखिए पहला एक्सप्रेशन है नहीं, सेकेंड इज आई प्लस प्लस लेस देन और इक्वल टू 9 और एक्सप्रेशन 3 है प्लस प्लस आई, देन देयर इज अ प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड उसके बाद इफ आई ग्रेटर देन 8 देन ब्रेक। तो जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, आराम से समझते हैं। तो सबसे पहली बार में क्या होगा, सबसे पहली बार में यहां पर जो चेकिंग होगी वो होगी 3 लेस देन इक्वल टू 9, है ना, विच इज ट्रू। लेकिन कंडीशन चेकिंग के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट ये वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रू है, ये सॉरी ये ट्रू है, दैट मीन्स कैन आई से प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। अब ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आफ्टर एवरीथिंग कंट्रोल कहां जाएगा भाई, यहां से ब्रेक तो एग्जीक्यूट नहीं किया, कंट्रोल गया प्लस प्लस आई, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब कंट्रोल वापस यहां पर आया, अच्छे से देखिएगा, दैट मीन्स सेकेंड टाइम इस स्टेटमेंट में आई की वैल्यू क्या है 5। नाउ 5 लेस देन इक्वल टू 9, आई होप कंडीशन इज ट्रू। क्योंकि कंडीशन ट्रू है आप अंदर गए, प्रिंटफ तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इफ की चेकिंग हुई, ये तो रॉन्ग है ना, फॉल्स, दैट मीन ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड फिर से आप गए प्लस प्लस आई एंड आई सॉरी 5 लेस देन इक्वल टू 9, फिर प्रिंटफ चला, लेकिन मीनवाइल बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ये 6 हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है, अब प्लस प्लस आई की वजह से ये 7 हो चुका होगा। बहुत बढ़िया। अब जब कंट्रोल यहां पर आएगा तो अगेन थर्ड टाइम जब चेकिंग होगी, 7 लेस देन इक्वल टू 9 इज ट्रू, है ना, तो प्रिंटफ तो एग्जीक्यूट करेगा, बट जब तक आप प्रिंटफ पर पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट इट विल बिकम 8। अब देखिए 8 ग्रेटर देन 8 अभी भी फॉल्स है, कंट्रोल गया प्लस प्लस आई पर, तो प्लस प्लस आई की वजह से ये वैल्यू हो गई 9। ठीक है, डन। अब कंट्रोल आया यहां पर, फोर्थ टाइम वी आर चेकिंग 9 लेस देन इक्वल टू 9। समझिएगा, द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो अंदर तो हम चले गए, लेकिन कोड पर पहुंचने से पहले बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंटेशन कैन आई से आई की वैल्यू 10 हो गई। यस, अब क्योंकि ट्रू है प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया, बट 10 ग्रेटर देन 8 दिस विल बिकम ट्रू, तो ये ब्रेक आपको लूप से बाहर ले आया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंटफ कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा 1 2 3 4, दैट इज 4 टाइम्स प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं लूप पर बेस्ड। फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को, अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट कि आपको करना चाहिए ये क्वेश्चन।
प्लीज पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करें, सोचें थोड़ा सा क्या होना चाहिए इसका आउटपुट, देन ओनली डिसाइड द आउटपुट। होप आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सर a इज इक्वल टू है 0, a की वैल्यू है 0, ओके, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, एंड देयर इज अ फॉर लूप जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फॉर, पहला एक्सप्रेशन है नहीं, सेकंड एक्सप्रेशन b है, थर्ड एक्सप्रेशन इज printf %d /t, a, ठीक है, एंड विद इन दिस कोड लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए इसी कोड को, क्योंकि यहां पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्या मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे करके लिख देता हूं, b इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू a प्लस 1, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कह रहा है, पहले यूज कर लो उसके बाद इंक्रीज करो, तो मैंने उसको दो पार्ट में लिख दिया। ठीक है, नाउ सबसे पहली बार में कंट्रोल आया यहां पर, द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड 1 इज ट्रीटेड एज ट्रू, इसीलिए कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कोड के अंदर दो स्टेटमेंट हैं, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले पहला वाला चलेगा, दैट मींस आप कह रहे हैं b इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। देखिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई b के अंदर वैल्यू चली गई 1, लेकिन 1 तो 1 ही है, ठीक है, 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1, एंड नाउ a इज इक्वल टू a प्लस 1 की वजह से ये 1 हो गई। ठीक है, आफ्टर कोड एग्जीक्यूशन आप गए यहां पर, प्लीज समझिएगा, अब a की वैल्यू प्रिंट होगी। व्हाट इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड? सर 1 इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड, दैट मींस आउटपुट में सबसे पहले क्या आया? 1। तो एक चीज तो कंफर्म है, a मेरा आंसर नहीं है, b मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, अगेन इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहां पर आए, b की वैल्यू 1 है और 1 क्योंकि ट्रू है, हम अंदर आए, फिर से दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा वो करेगा b इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3। देखिए अगेन ये स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू है, b की वैल्यू 1 असाइन होगी, लेकिन सर 1 तो 1 ही है, ठीक है, 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1, एंड देन a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू हो गई 2। जब कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा तो हम थर्ड एक्सप्रेशन पर जाते हैं, तो printf a एंड a की वैल्यू क्योंकि 2 है, आउटपुट में 2 आ गया। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अगेन हम यहां पर आए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू 1 है और 1 क्योंकि ट्रू माना जाता है, हर नॉन जीरो वैल्यू c के अंदर ट्रू मानी जाती है, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा? b इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3। देखिए अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई b के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आई 1। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1 एंड a इज इक्वल टू a प्लस 1 से a की वैल्यू हो गई बेटा 3। आफ्टर दिस कंट्रोल यहां पर गया, printf a की वैल्यू 3 है। ठीक है सर, डन है। ठीक, तो मैं फिर से कंट्रोल आया यहां पर, अब देखिए b की वैल्यू तो अब भी 1 है और 1 क्योंकि ट्रू माना जाएगा, हम अंदर गए। तो अगेन आप कह रहे हैं b इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, सी स्टिल दिस इज ट्रू, दैट इज वाई b के अंदर जो वैल्यू है बच्चे वो है 1, एंड a इज इक्वल टू a प्लस 1 से ये वैल्यू हो गई 4। जब कोड एग्जीक्यूट कर जाता है तो कंट्रोल जाता है printf पर, printf a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, दैट इज वाई 4 विल बी प्रिंटेड। डन, आई होप डन। देन हम आए, कंट्रोल आया यहां पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू अब भी 1 है, 1 क्योंकि ट्रू माना जाता है, हम यहां पर आए, दैट इज वाई, अब देखिए आराम से समझिएगा, b is equal to 4 less than equal to 3। now this statement is false, that is why b के अंदर जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0 एंड a is equal to a plus 1 की वजह से a की वैल्यू हो गई 5। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम हमेशा printf पर तो जाएंगे ही जाएंगे ना, तो जब आप printf पर गए a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5। लेकिन आफ्टर एवरीथिंग यू कम ओवर हियर ना, अब b की वैल्यू क्या है? 0 एंड 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स, तो आप लूप के बाहर आ गए। दैट मींस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? 1 2 3 4 5, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ है इवन देन इट इज़ ओके। ठीक है, देखिए मेरा काम यहां पर एक्सप्लेन ज्यादा डेप्थ में क्यों करना है, बिकॉज अगर स्टूडेंट को अप्रोच नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं है फैकल्टी का। मैं कह रहा हूं आप 500,000 क्वेश्चन भी करा लो, अगर स्टूडेंट की अप्रोच डेवलप नहीं हो रही, क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, स्टूडेंट की अप्रोच डेवलप नहीं हो रही तो सारी चीजें बेकार हैं, नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज सिर्फ अपना ऑनेस्ट कमेंट जरूर करिए। देखिए यूट्यूब की जो दुनिया है ना, बड़ी अजीब है ना, बहुत सारी चीज़ें ब्लेम गेम पर चलती हैं, बहुत सारी कंपटीशन पर चलती हैं, और बहुत बहुत अलग दुनिया है ना। कोई, आप खुद नहीं चल रहे तो दूसरे की बुराई करने लग जाओ तो चलने लग जाते हो, बिकॉज है क्या कि सिंपैथी, नेगेटिविटी, माहौल कुछ ऐसा होता है कि इन चीज़ों पे बटोरा जाता है, मतलब चीज़ें ना इन चीज़ों पे बटोरी जाती हैं, है ना, कि कुछ नहीं कर रहे तो बुराई कर लो सामने वाले फैकल्टी की। हाँ, मैं तो अपना ही केस बता रहा हूँ, चलो अपना ही केस बता रहा हूँ। आप समझिए, एक बच्चा यूट्यूब लाइव में मैं आया, और एक बच्चा अगर किसी भी फैकल्टी के लिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है, उस चीज का मतलब क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। देखो, अगर अगर आपको मैं पसंद नहीं, अगर आप किसी फैकल्टी को पसंद नहीं करते, तो फैकल्टी ने ये थोड़ी ना कहा है कि आओ, या जबरदस्ती कर रहा है, नहीं, आप अपना किसी और फैकल्टी से पढ़िए, है ना। नेगेटिव कमेंट करने का मतलब ही है कि आप स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आता है पढ़ने, है ना, और स्टूडेंट को पढ़ने में अगर मजा आ रहा है वो तभी आएगा, आपको मजा नहीं आ रहा, नोबडी इज कंपेलिंग यू, डोंट कम। तो ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन लोग होते हैं, है ना। देखो, अगर कोई यूए का बच्चा है, फॉर श्योर वो कहेगा कि हाँ पंकज सर, ओके, इतना तो अच्छा ठीक ठाक पढ़ा ही लेता हूँ, है ना। किसी और कोचिंग का बच्चा कोई ये कहे कि मैंने आपकी वजह से, बड़े बच्चे आजकल करते हैं ये सब, तो यार अगर इतने तुम हमारे अंधभक्त थे, इतने तुम हमें प्रेम करते थे, इतना तुम हमारे को मानते थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक हमें गालियां देने लग जाओ। तो दैट मीन्स आप किसी और कोचिंग के भी नहीं हैं, तो आप हैं कौन, ये जजमेंट आपके ऊपर है भैया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट से निकालिए। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, द नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूटेड अप्रोक्सीमेटली इज। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, मैं एक टॉपिक है जो लूप एनालिसिस में कराता हूं, 2019 में मैंने यूट्यूब पर लूप एनालिसिस बहुत जबरदस्त तरीके से कराया था, वहां पर बहुत सारी चीजें समझाई थी, मेरे ख्याल से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमसे कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, अब देखिए अच्छे से देखिएगा, i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i equal to 2, I less than equal to n, and I is equal to I into 2, and I am saying let us suppose यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, ठीक है, मेरे से कोई पूछे ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग दैट n इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं, समझते हैं क्या है, कितना है, एज्यूम n इज वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, ठीक है, हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, बट लेट अस ट्राई टू एज्यूम कि n की वैल्यू क्या है। मैंने कहा लेट n को मैं 100 मानता हूं, मान लेते हैं बस। तो सबसे पहली वैल्यू आई की जिसके लिए लूप चलेगा वो होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, कोड चलेगा, ठीक है। आफ्टर दिस वंस द कोड एग्जीक्यूट, आई की वैल्यू डबल हो जाती है, यानी कि अगर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई है तो अगली वैल्यू होगी 2 इंटू 2, है ना, दैट इज 2 की पावर 2, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कैन आई से 4, 2 की पावर 2, हाँ। अब अगेन 4 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू, अगली वैल्यू जो होगी वो होगी 4 इंटू 2, दैट इज 8, और कैन आई से 2 की पावर 3, अगली वैल्यू होगी 16, और कैन आई से 2 की पावर 4, देन 32 और 2 की पावर 5, और 64, देन 2 की पावर 6। लेकिन क्या 128 या 2 की पावर 7 के लिए लूप चलेगा? नहीं। दैट मीन्स व्हाट आर द वैल्यूज, आई की इन वैल्यूज के लिए लूप चला, इन वैल्यूज के लिए लूप चला। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज for these values of I, for these values of I, the loop execute। अब मैं आपसे पूछूं कितनी वैल्यू है सर, पावर देख लो 1 से लेके 6, that means for n is equal to 100,
for n is equal to 100, the loop execute 6 times. अगर n की वैल्यू 100 है तो ये जो लूप है वो सिर्फ 6 टाइम्स चला है, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू क्या थी? 100. व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ i जिसके लिए लूप चला? लास्ट वैल्यू ऑफ i जिसके लिए लूप चला वो 64 है, 100 तो नहीं है, दैट मीन्स इट इज लेस देन n. बट इफ अगर n ही 128 होता तो होता क्या? i की पहली वैल्यू होती 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एज वेल एज 2 की पावर 7, दैट इज 128. अगर n खुद 2 की पावर समथिंग टाइप का है, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू ऑफ i क्या होगी? n के बराबर भी हो सकती है। मैंने देखिए ये दो केस इसीलिए लिए ताकि आपको ये समझा पाऊं कि लास्ट वैल्यू ऑफ i n से छोटी भी हो सकती है और एग्जैक्टली n भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज n. ठीक, दैट मीन्स हमें ये समझ में आ गया i की लास्ट वैल्यू इज आइदर लेस देन और इक्वल टू n. एक्चुअली ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, बट समझाने का सिर्फ तरीका था मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अच्छे से देखिएगा, मुझे नहीं पता i की क्या वैल्यू है, n क्या है। लेट अस एज्यूम i स्टार्ट हुआ 2 से, अगली वैल्यू होगी 2 की पावर 2, अगली वैल्यू होगी 2 की पावर 3. डू आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ i? नहीं सर, क्योंकि n नहीं पता। लेकिन एक चीज के बारे में मैं 100% श्योर हूं, दैट लास्ट वैल्यू मस्ट बी 2 की पावर समथिंग, क्योंकि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2. दैट मीन्स दिस इज द लास्ट वैल्यू. ओके, इफ दिस इज द केस, मैं कह रहा हूं कितनी वैल्यूज हैं ये? हाउ मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज, ये कितनी वैल्यूज हैं? पावर देख लो, 1 से लेके k. दैट मीन्स कैन आई से k टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करेगा या k टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा? k टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करेगा या k टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा? कैन आई से यस सर. तो लेकिन आंसर तो मैं k नहीं दे सकता ना. तो अब हमारी चीज तो समझ में आ गई, लेकिन व्हाट इज द आंसर? देखो यार, ये क्या है? दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ i. हमें ये समझ में आया that this is last value of i, and we know that last value of i is less than or equal to n. अब अगर आपको इसमें से k निकालना है, जब भी पावर में k होता है, मैथमेटिक्स में एक ही चीज है जो नीचे लेके आ सकती है, वो है लॉग. असल जिंदगी में लोग नीचे लेके आते हैं और मैथमेटिक्स में लॉग. तो हमने कहा लॉग 2 की पावर k इज लेस देन इक्वल टू लॉग n. यहां से हो गया k log 2 इज लेस देन इक्वल टू log n. k is less than equal to log n divide by log 2. अब I don't know आप यहां से ये जानते हैं या नहीं, that k is less than or equal to log n base 2. or can I write it like this? Yes. That means approximately how many times printf execute? log n times at base 2. देखिए क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली पूछा गया था, दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन बी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज चैट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कैसे रहे क्वेश्चंस, what more you want, what more you expect, and honest feedback is a must from each and everyone who is watching this video. Bye bye, take care.